यात्रियों का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको टेम्पररी रोका गया है। वो हर चीज एक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय करते हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है तब से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। इसका एक ही अंदाज लगाया जा सकता है कि जो बेमेल का गठबंधन हुआ है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। महबूबा ने इस बात का कदम उठाया था कि जो पत्थर मारते हैं उनको माफ़ कर दिया जाए तो वो सही मार्ग पर आ सकेंगे, परंतु हुआ उल्टा कि उसने माफ़ी की, वो जेल से बाहर आए तो पाकिस्तानी झंडा लहराकर उन्होंने और पत्थरबाजी शुरू कर दी। शैतानियत की और दरिंदगी की इंतहा है, और ऐसी दरिंदगी, ऐसी शैतानियत को सख्ती के साथ निपटा जाएगा, और सख्ती के साथ सुरक्षा बल निपट रहे हैं। उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, इस तरह की हरकतें करने वालों को किसी भी तरह से, किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि कश्मीर को लेकर क्या कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में। दिनेश जी नमस्कार, आप सीकर से। नमस्कार फारिक साहब। बताइए फारिक साहब, जिस प्रकार उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के अंदर एक ही देश से दो देश बने थे और उनमें आज चलो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, आपस में बातचीत भी नहीं करते। भारत पाकिस्तान की स्थिति भी लगभग वैसी है। वो दोनों भी आणविक शक्ति है और भारत पाकिस्तान भी आणविक शक्ति है। जब पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, भारत के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे बातचीत करना बंद कर देना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कहा करती थी। दूसरी बात, बीजेपी का और पीडीपी का जो अलायंस कश्मीर में बना है, और जब से सरकार बनी है बीजेपी की केंद्र में, उसके बाद से कश्मीर के हालात ज्यादा खराब हुए हैं। जो पाकिस्तानी झंडे, आईएसआई के झंडे जो फहराते हैं देश में, कश्मीर में, वो संविधान के खिलाफ है। उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनको सजा दी जानी चाहिए। उनको धन्यवाद, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं होती। कृष्णा कोरानी जी हैं जयपुर से, नमस्कार। सर नमस्कार फारिक साहब, मैं भी यही कहूंगा फारिक साहब, हमारे जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए थे कि पाकिस्तान से अगर कोई भी हमारे यहाँ से वारदात होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। आज में तो 13 हिंदुस्तानी थे ना जिनकी जान गई, वो भी तो 13 हिंदुस्तानी। तो आज भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री क्यों मौन बैठे हैं? चलिए मैं आता हूं सब मसलों को लेकर। बीजेपी सरकार ने दरअसल 2 साल केंद्र सरकार को हो चुके हैं। कश्मीर में गठबंधन को लेकर बात हो रही है, क्या कुछ किया गया? ज़्यादा कुछ सामने नहीं आता। कश्मीर घाटी में पंडितों को फिर से बसाने की बात, एकमात्र जो कदम है वो यहाँ पर निकल कर आया। इस बीच में सवाल है उस कवायद का जिसके तहत माना जाता है कि हमारी सेना के साथ कहीं ज्यादती हो रही है। ये इमोशन के बीच में स्ट्रेटेजिकल कदम पर चूक हुई है, आप मानेंगे लक्ष्मीकांत जी? बिल्कुल नहीं। आप देखिए जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, हमारे जो एक साथी विश्लेषक यहाँ पे कह रहे थे कि वो भारतीय लोग हैं या भारतीय यूथ था वो जो मरा हो। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी शव है मरने के बाद उसको पाकिस्तानी झंडे में वहां पर दफनाया गया है। और वो लोग भारतीय सेना, वहां जम्मू कश्मीर की पुलिस, वो भी वहां की लोकल पुलिस है, उसके वाहन को उन्होंने झेलम नदी में गिरा दिया। वो लोग भारत विरोधी नारे लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं। और फिर हम क्या करें जब कोई पाकिस्तानी या पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद के द्वारा भारत के लोगों को तबाह करने के हरिद्वार जी ने एक बात कही थी कि 10 बरस अमन में रहा घाटी, तो अब क्यों हो रहा है ऐसा? मजाक, इससे बड़ा मजाक इस देश की जनता के साथ हो नहीं सकता कि ये कहें कि 10 वर्ष अमन में रहा। आप देखिए पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर की सीमा से आते थे और बॉम्बे में ताज होटल चढ़ा के चले जाते थे। हमारे जयपुर में 77 लोगों को मार के चले गए, दिल्ली में मार के चले गए। प्रधानमंत्री मोदी की सभा कश्मीर की सीमा से नहीं। ये तो आए आपके जयपुर वाले, तो जयपुर में जो धमाके करके गए, जो दिल्ली में बाटला उसमें मारे गए, जो और कहीं मारे गए, जो चाहे जहां धमाके कर जाते थे वो लोग थे। तकलीफ इसी बात की है, आप बात नहीं समझ, तकलीफ इसी बात की है, तकलीफ इसी बात की है कि जो लोग सीमा में भारत को बर्बाद करने की साजिश के साथ घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो वहीं पे मारे जा रहे हैं। इसलिए उनके जो पैरोकार हैं वो दो फ्रंट मानते हैं, कश्मीर के भीतर के हालात का और दूसरा पाकिस्तान के साथ रिश्तों का। ऐसे में मैं हरिद्वार साहब जानना चाहता हूं, ठीक है
जो अश्विनी मौजूदा जी, पहले सरकार है मैं उसकी बता क्या दूं, रणनीतिक चूक मैं है? बता दूं कि आप 2 साल सिर्फ के इसकी अंदर बात कीजिए, रणनीति में कहाँ चूक हो गई? सुनिए अश्विनी जी, 2 साल के अंदर इन्होंने सुरक्षा की बड़ा चाक चौबंद व्यवस्था करी। इतिहास के अंदर मिलिट्री कैंप के मुख्यालय पर जिस प्रकार का, जहां पर बहुत बड़े हथियार थे, इस प्रकार का अंदर घुसकर जो हमला किया गया, इनकी इंटेलिजेंसी की चूक थी। पठानकोट का जिक्र आप कर रहे हैं जी। और मैं ये नहीं कहता कि हमने चारों तरफ सीमा सीज की थी, मैंने ये कहा है कि 10 साल में आज के कंपेरिजन में उस वक्त शांति थी, संयम बड़ा था। हिंदुस्तान का आदमी 3,500 सुरक्षा बल गंभीर घायल हुए वहाँ कश्मीर में सर। पत्थरबाजी में 3,500 लोग घायल हुए। इसका 3,500 सुरक्षाकर्मी घायल हुए 2010 में। और 2008 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के यात्रियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया था, आपको याद होगा। 2010 में जो भारतीय सुरक्षा बल थे, एक दूसरे की सुनाने का सवाल नहीं। करणवीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरिद्वार साहब आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। हरिद्वार साहब लौटूंगा आपके पास। हरिद्वार साहब लौटूंगा मैं आपके पास में। मैं उससे पहले करणवीर जी आपसे जानना चाहता हूं कि रणनीति यहां पर बननी चाहिए थी, वो फिलहाल नजर आ रही है या नहीं? जी, जहां तक रणनीति की बात है, जैसे उन्होंने कहा अभी तक कि ये इंडियन सिटीजन्स है, तो मिलिटेंट्स की जैसे अभी चर्चा हो रही थी, सिर्फ बुरहान वानी का सवाल नहीं है, इसको इतना सपोर्ट मिल रहा है कश्मीर में, जो हजारों की संख्या में। मैं उसी की बात करना चाह रहा हूँ। शुरुआत से ऐसा क्यों है कि एक बुरहान वानी पैदा होता है और फिर उसको वहां की आवाम सपोर्ट करती है? ये सिलसिला किसकी चूक के कारण हो रहा है? ये पूरी तरह से पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, पहले की सरकार और मौजूदा सरकार में कोई फर्क है? इनकी चूक है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कहते कि वो मिलिटेंट था। मिलिटेंट क्यों बने और बन गए? हजारों की संख्या में कश्मीरी सपोर्ट क्यों करे? 20 साल पहले 1989 में 90 में इस तरह की घटनाएं हुई थी जब लोकल सपोर्ट मिली। उसको छोड़ देना चाहिए था ना, मारना नहीं चाहिए था उसको। मारना चाहिए था, मिलिटेंट को मारना नहीं चाहिए था। कंडेम करते हैं। आपके कहने के अनुसार उस मिलिटेंट को मारना नहीं चाहिए था। सभी कश्मीरियों को नहीं मारना। बोलने तो दीजिए जी। 1990 के बाद लोकल रिक्रूटमेंट में कमी आई थी, काफी हद तक कमी आई थी, लेकिन पिछले 2 साल में और ज्यादा वृद्धि हुई है। अभी मैंने जैसे बताया, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि 65% इजाफा हुआ है, और जो लोकल रिक्रूटमेंट में 51% इजाफा हुआ है, स्टोन पेल्टिंग में 47% इजाफा हुआ है, मिलिटेंसी जो एक्टिविटीज है उसके अंदर। पिछले 6 महीने की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की। आपके पास जवाब है इस नाकामी का? नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान कहेंगे, पाकिस्तान भी सपोर्ट करता रहा, वहां जाकर के बड़े डिप्लोमेसी आप कर रहे हैं। और उसी पाकिस्तान में हाफिज सईद का जो सेकंड कमांडर है, उसने मक्की, उसने कहा भी है कि पंपोर की, जैसे हम इसी स्टूडियो में जिक्र कर रहे थे, सो पंपोर के बारे में उन्होंने कहा कि 2 शेरों ने गीदड़ों के कारवां को घेर लिया। कोई कार्रवाई पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं करा? आप उसके साथ इतना दोस्ताना ये सिलसिला राजनीतिक चूक के रूप में ही देखने को मिल रहा है फिलहाल। एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी। हमने बॉर्डर सील कर दिया, लेकिन जो अंदर के मामले हैं वहां पर फिलहाल जो कारगर कदम होना चाहिए था वो एक मुठभेड़ के रूप में ही नजर आ रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के सरकार की जिम्मेवारी थी कि एक तो समाज के बीच में काम करे, यानी जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनके बीच में काम करे, और दूसरा फोर्सेज के साथ में जो हमारा बॉर्डर है उस पर काम करे, जिसमें कि जो मिलिटेंसी की एंट्री होती है वो रुके। ये एक जिम्मा था, और समझा जा रहा था कि जो मोदी साहब हैं उनके नेतृत्व में जब काम होगा तो कुछ बेहतर होगा। लेकिन हो ये रहा है कि एक जगह हिंदू ऑर्गेनाइज हो रहा है, दूसरे जगह मुसलमान ऑर्गेनाइज हो रहा है, और साथ साथ में जो सबसे बड़ा खतरा मुझे नज़र आ रहा है वो ये हो रहा है कि जो IAS की एंट्री वाला सिलसिला बना है, केरल में जिस तरीके से 17 लोग IAS के साथ में जुड़े हैं, उसी तरीके से अगर ये कश्मीर के मिलिटेंट्स के साथ में जुड़ गए तो उसके बाद में देश का क्या हाल होगा। देखिए, हम कभी भी नहीं चाहेंगे, कौन चाहेगा, हम अपने संविधान के तहत चाहते हैं हमारे सुरक्षा बल बड़ी सुरक्षा के साथ अपनी जिम्मेवारी के साथ में अपना काम करें, उनके लिए हम अपनी जान कुर्बान करते हैं, उसी तरीके से वैसी जान झोंकते हैं। लेकिन ये कहना कि साहब दूसरा जो यहाँ से बिगड़ गए हैं उनको सबको गोली मार देनी चाहिए, ये मैं इस रास्ते का मैं कर्नल परमेश मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मूव फॉरवर्ड जो बात होती है आम तौर पर आर्मी में, तो वो क्या स्थिति है? अमन शांति का ये पैगाम कायम कैसे हो पाएगा कश्मीर में? और इसमें क्या लगता है कि सिर्फ अकेली आर्मी को फ्री हैंड देकर छोड़ा जाना चाहिए या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट ग्राउंड में चाहिए? देखिए साहब, गलती कश्मीर में शुरू से हुई है, और उसका खमियाजा जो पार्टी, मैं किसी भी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, बिकॉज मैं इस वक्त दोनों की दोनों पार्टी से की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। 1987 में इलेक्शन रिग हुए, उसके बाद से 1989 से ये मिलिटेंसी ने तूल पकड़ा है जी। तो इसका वे फॉरवर्ड यही है, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब ये है कि आर्मी के ऑपरेशंस जारी रहने चाहिए, बहुत हैवी तरीके से हमें मिलिटेंट्स के पीछे भागना चाहिए।
इस वक्त कश्मीर के अंदर 143 मिलिटेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं बाय दी जो आईबी की सेंसस के मुताबिक। उसमें से 89 मिलिटेंट्स लोकल हैं और उसमें से 60 मिलिटेंट्स साउथ कश्मीर के हैं, बाकी मिलिटेंट्स फॉरेन मिलिटेंट्स हैं। अब ये जब इतने आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं और हम लोग ग्रिड पैटर्न डिप्लॉयड हैं, तो आप ये समझिए कि कुछ टाइम के अंदर ये सारे के सारे एलिमिनेट होंगे जब तक कि बॉर्डर सील्ड है। तो वे फॉरवर्ड इज कैरेट एंड स्टिक, और कैरेट जो है वो सरकारें लेकर आती है, आर्मी कैरेट लेकर नहीं आती है। वे फॉरवर्ड ये है कि आपने अभी तक डेवलपमेंट नहीं किया, आपने कोई भी ह्यूमन इंडेक्स जो है उसके ऊपर जोर नहीं दिया। राइट। किया क्या जाता है, कश्मीरी आवाम को डोल्स पर पाला गया है कि साहब आपको केरोसिन 3 रुपए का, आपको शुगर 5 रुपए की। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उसके अंदर वहां पर इंडस्ट्री का डेवलप किया जाए, वहां के लोगों को जॉब्स दिए जाए। मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त यूथ का अगर है तो वो कश्मीर के अंदर है। तो ये इंडेक्सेस सरकार को देखने पड़ेंगे। मिलिटेंसी का पार्ट और जो स्टिक का पार्ट है वो आप हमारे पे छोड़ दीजिए। चलिए, बेहतर पहलू आया है और इस पर अमल कैसे किया जाएगा, सबके एक कमेंट के लिए लौटेंगे ब्रेक के उस पार। साथ ही आज के सवाल पर जवाब। अब हम ये समझते हैं कि उनसे वार्ता का दौर ख़त्म करके अग्रेसिव स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि निरंतर वार्ता के बाद भी ये आतंकवादी घटनाएं निरंतर घटित होती जा रही है। सरकार पूरी तरह से यात्रियों की सुरक्षा में लगी हुई है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियां दिनों दिन बढ़ रही है। सरकार ये चाहती है कि यात्रियों की पूर्ण सुरक्षा की जाए।